यस, गुड इवनिंग। चरक संहिता सूत्र स्थान का चैप्टर है अपना 5th। चैप्टर का नाम था मात्रा शीत अध्याय। मीनिंग था मात्रा प्लस अशीत, मतलब मात्रा पूर्वक खाएं। फिर आहार की मात्रा चरक अनुसार अग्नि बल की अपेक्षा रखती है, जबकि वाग्भट के अनुसार अग्नि व द्रव्य दोनों की अपेक्षा रखती है। क्लियर था। फिर उसके बाद में आहार की मात्रा जो है उसके लिए एक लाइन आई थी चरक की बहुत सुंदर सी, कि कैसे डिसाइड करें कि ये आहार की मात्रा इस आदमी के लिए सही है। वहां लिखा था कि यथा कालम जरा गच्छति तावदस्य मात्रा प्रमाण, बिना किसी डिस्टरबेंस के प्रॉपर टाइम में सही तरीके से खाने की जो मात्रा पच जाए वही एक व्यक्ति के लिए खाने की सही मात्रा। फिर अपन ने पढ़े थे प्राकृत गुरु प्राकृत लघु। फिर इसका कारण पढ़ा था कि क्यों प्राकृत रूप से लघु द्रव्य लघु होते हैं और पचने में इजी होते हैं। उसका कारण था वायु और अग्नि महाभूत की प्रधानता। और क्यों प्राकृत रूप से गुरु द्रव्य पचने में भारी होते हैं, तो उसका कारण था पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता। ठीक। फिर उसके बाद में अतिमात्रा आहार दोष वर्धक नहीं होता किनको, जो व्यायाम करते हैं या जिनकी अग्नि का बल ज्यादा होता है। और फिर उन्होंने लिख दिया वापस कि आहार की मात्रा किसकी अपेक्षा रखती है, अग्नि के बल की। फिर उसके बाद में यहां से अपन ने द्रव्य पढ़े थे, सॉरी आहार की मात्रा का पढ़ा था कि क्या डिवाइडेशन है। तो गुरु द्रव्यों के लिए तो 1/3 मतलब त्रिभाग सोहित्य और अर्धभाग सोहित्य, और लघु द्रव्यों के लिए क्या लिखा था, न अति सोहित्य, ये चरक। फिर वाग्भट का पढ़ा था गुरु द्रव्यों के लिए अर्धभाग सोहित्य हृदय का, और लघु नाम ने अति तृप्ता। और ये 1/3 वाली बात और कोई नहीं कहता। पहला आंसर चरक ही है। चरक नहीं हो तो चरक की लाइन को टीप रखा है अपनी किताब में अष्टांग संग्रह ने, फिर सेकंड आंसर वो हो जाएगा अगर चरक ऑप्शन नहीं हो। गुरु नाम अर्ध सोहित्य लघु नाम ने अति तृप्ता। क्लियर है। फिर आए थे सुश्रुत पे, गुरु नाम अर्ध सोहित्य लघु नाम तृप्ति स्थित। चलिए, मात्रा पूर्वक आहार करने का क्या फायदा था, बल वर्ण सुखायुषा। फिर आए थे नए जातु भुक्तवानम, कौन सी चीजें खाना खाने के बाद नहीं खानी चाहिए। गुरु पिष्ट में तंडुल प्रथु, चावल की बनी हुई चीजें नहीं खानी चाहिए। और इनको अगर खाना हो तो कब खाएं, जब बहुत भूख लगी। तो मैंने आपको बोला था कि पोहे हमेशा कब खाने चाहिए, मॉर्निंग में, जब भूख लगी हो, जब कुछ और कुछ नहीं खा रखा हो। तो पिष्टी में तंडुल और प्रथु ये सब चावल की बनी हुई चीजें। फिर आए थे आगे, यहाँ पढ़ा था वल्लुरम शुष्क शाकानि सालुकानि बिसानि च न अभ्यासेत गौरवात। गुरु होने के कारण वल्लूर मतलब शुष्क मांस, और फिर शुष्क शाक सालुक और बिस, इनका अभ्यास नहीं करना चाहिए। और मांसम कृसम नेव उपयुज्यते, कृस मांस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्लियर है। फिर अब इसकी हिंदी गलत थी, अभ्यास करने योग्य लिखे हुए, जबकि अभ्यास नहीं करने योग्य लिखना था इसमें। फिर कुर्ची का खिलाट मतलब डेयरी प्रोडक्ट, गाय भैंस वाली चीजें, कुर्ची का खिलाट दव्य माइस मत्स्य दधी। फिर इसके अलावा क्या था, उड़द यव और सुअर। तो इनमें बहुत ज्यादा फैट थी, इसलिए इनके लिए लिखा हुआ था नशीलियत। और यवक बुरा होता है, नशीलियत में आता है। और यव अच्छा होता है, वो नित्य प्रयोग करना चाहिए, अभ्यास हेतु में आता है। फिर अपन ने पढ़े थे अभ्यास हेतु वाले द्रव्य, तो वहां अपने अपने वर्ग की बेस्ट चीजें थी। षष्टिकशाली, मुदक, सैंधव, आमलक, यव। तो शाली में रक्तशाली षष्टिकशाली अच्छे होते हैं, इसलिए षष्टिकशाली चावल में लिख दिया। दाल जो होती है तो मूंग की दाल बेस्ट, इसलिए मूंग गया। और निकृष्ट होता है कौन, उड़द, इसलिए उड़द जो है वो नशीलियत में। नमक में बेस्ट सैंधव। आंवला, वैसे तो चरक अनुसार बेस्ट फल द्राक्षा है, लेकिन सुश्रुत अनुसार बेस्ट फल आंवला है। आंवला भी अच्छे फल की कैटेगरी में आता है, हालांकि चरक ने बेस्ट नहीं माना पर अच्छा तो है, तो यहाँ डाल दिया। यव यहाँ पर अभ्यास हेतु लिखा हुआ है। तेल रोज नहीं खाना चाहिए, मधु और घी खाए जा सकते हैं। बेस्ट जल कौन सा, अंतरिक्ष जल, सर्पी, मांस, जांगल बेस्ट, मधु। नेक्स्ट, अजाता नाम विकार नाम अनुत्पत्ति कर्म चाहिए थे। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर उनको नहीं होंगे जो लोग आहार के नियमों का पालन करेंगे। नेक्स्ट, इसका रेफरेंस याद रखना था। नेक्स्ट अपन चले थे आगे, और वहां शुरू हो गया था अपना स्वस्थ व्रत। रेफरेंस था स्वस्थ व्रत का वर्णन चरक ने कहा किया, चरक सूत्र 5। और यहां सबसे पहले अपने पढ़ा था अंजन। अंजन के भेदों की बात करें, चरक बराबर 2, सुश्रुत बराबर 3, रस रत्न समुच्चय बराबर 5, और रस जल निधि
भाई भूदेव मुखर्जी बराबर 6। दो कौन से थे? सोविरांजन और रसांजन। रसांजन का प्रयोग कितने दिन से करना था इस श्रावण के लिए? 5 से 8 रात्रि में। रसातन समुच्चय के 5 कौन से थे? सोविरांजन, रसांजन, श्रोतांजन, पुष्पांजन, नीलांजन। ठीक, रिवीजन कर रहे हैं जो पहली क्लास में पढ़ा उसका। ठीक है, रस जल निधि के राइटर कौन है? भूदेव मुखर्जी। इन्होंने छठा अंजन कौन सा बताया? 5 रसरत्न समुच्चय वाले छठा कुल था अंजन। चलिए, फिर अपन ने एक लाइन आपको एडिट करवाई थी विमर्श में, वल्मीक शिखरागारम नीले, सॉरी वल्मीक शिखरागारम भंगे नीलो उत्पल द्युति। ये लाइन सोविरांजन की नहीं है, ये किसकी है? श्रोतांजन। फिर इनके केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो ये एंटीमनी सल्फाइड था, ये येलो आर्सेनिक ऑफ मरकरी था, फिर ये दार्विक्वातम समम क्षीरम पादुपक्ता यदागनम, ये भी था कि रसांजन जो पृथ्वी के भूगर्भ से निकलता है वो तो रसांजन माना जाता है HGO को, और जो बनाया जाता है आर्टिफिशियली वो ये है। ये भी Sp2S2 था एंटीमनी सल्फाइड, ये भी Sp2S2 था, ये HGO था, ये ZNO जिंक ऑक्साइड, और नीलांजन PbS लेड सल्फाइड। फिर अपने पढ़ा था कि दृष्टि शीत सातम में होती है क्योंकि इसमें तेज रहता है, और वो था आलोचक पित्त, इसलिए दृष्टि को बचाना चाहिए कफ से, क्योंकि कफ क्या कर सकता है? पित्त को शांत, और यही होता है कैटरेक्ट में, मतलब जिसको आप बोलते हो तिमिर, कि म्यूकस और सॉल्ट डिपोजिशन हो जाता है लेंस वाले एरिया पे, तो दृष्टि खराब हो गई ऐसा मानते। फिर उसके बाद में ये लाइन थी, इसकी हिंदी गलत थी, दिन में अंजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नहीं, दिन में तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर मैंने आपको 2 सत्य असत्य की लाइन लिखवाई थी कि चरक अनुसार सत्य है दिन में। सर क्लास स्टार्ट होगी? अरे क्लास तो स्टार्ट, रिवीजन चल रहा है पहली वाली क्लास का जो फर्स्ट हुई थी, है ना? और वैसे पूछ रहे हो स्टार्ट हुई नहीं हुई, तो अभी जो नेक्स्ट स्टार्ट होगी वो नहीं हुई, अभी पहले वाले का रिवीजन। फिर अपन ने क्या पढ़ा था कि दिन में अंजन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दिन में तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ AR टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकता है, ए बन जाए SSN की दिन में तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग नहीं करें, रीजन बन जाए। क्यों? क्योंकि शिरोविरेचन से दुर्बल हुई दृष्टि सूर्य के प्रकाश में उसमें पेन होने लगता है, मतलब नेत्र जो है वो उससे बहुत ज्यादा स्राव होता है ना तीक्ष्ण अंजन से, तो दिन को प्रकाश सहन नहीं कर पाते, प्रकाश असहिष्णुता उत्पन्न हो जाती है, पेन होता है, इसलिए श्रावी अंजन का प्रयोग निश्चित रूप से रात्रि में करना चाहिए। फिर ये लाइन थी कि जैसे सोने आदि के आभूषण जो है वो लंबे समय तक पड़े रहे तो उन पर गंदगी जम जाती है, जब उनको साफ करते हैं साबुन से, ब्रश से, तो एकदम चमकने लगते हैं। वैसे ही दृष्टि को साफ करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? आश्योतन और अंजन। तो यहाँ दोनों लिख दिए, अंजन और आश्योतन। और उन गहनों को धोने के लिए क्या प्रयोग होता है? तेल चेलक, मतलब पहले के जमाने में साबुन वगैरह नहीं होते थे ना, तो साबुन का ही कोई अल्टरनेटिव होता था, उससे साफ करते थे। और आश्योतन और अंजन से क्या होता है? दृष्टिर नकुला भवती निर्मले नभसी इंदु होता। ये किसकी प्रशस्ति है? आश्योतन अंजन की। चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास, और आज की क्लास शुरू हो रही है धूमपान से। देखो बहुत फर्क है, यहाँ धूमपान को स्मोकिंग लिख रखा है, सिर्फ स्मोकिंग लिखना ठीक नहीं, ये मेडिकेटेड स्मोकिंग है। अब जैसे आप बस्ती बोलते हैं कहीं पर भी, जैसे आपने बोला कि इस रोगी को बस्ती दी गई, तो उसका अनुक्त अर्थ होता है निरु दी गई, मतलब सिर्फ बस्ती का है तो निरु बस्ती समझा जाता है, सिर्फ घी कहेंगे तो गोघृत समझा जाए। वैसे सिर्फ धूमपान का मतलब क्या होता है? प्रायोगिक धूमपान, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रयोग इसी का होता है, सबसे फेमस ये। तो जहां भी धूमपान शब्द का यूज आ रहा है और आपको समझना है कि यार ये किस भेद की बात कर रहा है तीनों में से, तो प्रायोगिक समझो। अब जैसे लिखा धूमवर्ती का निर्माण और प्रयोग, आप इसको पूरा लिख सकते हैं, प्रायोगिक धूमवर्ती, क्योंकि सबसे कॉमन जो यूज होती है वो यही है। स्क्रीन ब्लैक शो हो रही है, क्यों शो हो रही है भाई? अरे स्क्रीन दिख रही ना सबको? हेलो, पर क्या बात कर रहे हो? यहां से तो सही चल रहा सब। शिफा, चेस्टा, हेलो,
ऑडिबल विजिबल है कि नहीं भाई? नहीं है, वेट, गड़बड़ करके ना यार तुम, रुकना नहीं। अब ऑडिबल विजिबल है क्या भाई? अब तो ग्लिच हो गया अब। चलिए, तो धूमपान से पढ़ना था अपने को। अभी मैंने ये जो 5-10 मिनट है ना, इसमें कल वाली जो क्लास हुई थी ना, उसका शॉर्ट रिवीजन करवाया है। जब आपकी क्लास खत्म हो जाए तो उसको देख लेना। ये क्लास स्टार्ट हो गई थी और शायद यहाँ से कोई इशू रह गया था, या ऐप के थ्रू कोई इशू रह गया था। यहाँ से मेरे को लाइव दिखा रहा था, ऑडियो वीडियो सब होके जा रहा है, सब बता रहा था। लेकिन आप जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद में शुरू के 10-15 मिनट है, इनको रिवीजन है पहले वाली क्लास, वो कर लेना। अब यहाँ से शुरू करना था अपने। देखो, अगर अपन कहते हैं बस्ती, तो अनुक्त में उसका अर्थ होता है निरुपस्थित। मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर रखा है तो अंडरस्टूड क्या करना, निरुपस्थित, ऐसा करते हैं। वैसे अगर धूमपान लिखा हुआ उसका मतलब होता है प्रायोगिक धूमपान। क्लियर है? तो जहां ही लिखा ना धूमवर्ती का निर्माण, ये प्रायोगिक धूमवर्ती का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि धूमपान के भेद कितने हैं। चलो, क्या अर्धे बराबर 3। ठीक है, चलो। तो धूमपान के मामले में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर अष्टांग हृदय से पूछे तो 100% किसको फॉलो करना है? चरक। क्योंकि अष्टांग हृदय का और चरक का धूमपान डिट्टो सेम। अष्टांग हृदय और चरक दोनों का धूमपान एकदम सेम है। तो धूमपान से कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें वो अष्टांग हृदय का पूछे, लड़कों सब ठीक तो चल रहा है ना? अगर कहीं पर भी ऑडियो वीडियो में इंटरप्शन आए तो चैट में लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। आना तो नीचे, पता नहीं कैसे आ रहा है। चलो, तो प्रायोगिक धूमपान जो है उसकी वर्ती बन गई। अब जो सबसे फेमस है, सबसे ज्यादा चलता है, वो कौन सा है? प्रायोगिक धूमपान। इसलिए धूमपान का मतलब प्रायोगिक धूमपान, उसी की ज्यादा डिटेल है। बाकी की तो एक एक लाइन में निपटा देगा, बाकी दोनों भेद। अब चरक के जो 3 भेद है वो है वीएसपी, वैरेचनिक, स्नेहिक, प्रायोगिक। ठीक है, प्रायोगिक धूमपान को ही क्यों इतना वेटेज है, क्यों इतना इंपॉर्टेंस? इसका कारण ये है कि धूमपान जो है उसकी मेजर क्वालिटी होती है वात कफ शामक, लेकिन जो वैरेचनिक होता है वो तो कफ शामक है, स्नेहिक है वो वात शामक है, और प्रायोगिक है वो वात कफ दोनों का शामक। इसलिए प्रायोगिक धूमपान से ही धूमपान को समझना चाहिए। हाँ, अगर कहीं पर कोई इंडिकेशन है तो वहां लिखा होगा वेरेचनिक स्नेहिक,
अब यहाँ जो धूमपान की वृत्ति बनेगी या इसके बारे में जो बात होगी, उसके लिए एक चीज सुन लो तुम, धूमपान समझ लो। ये स्मोकिंग लिखा है लेकिन ये मेडिकेटेड स्मोकिंग है। होता क्या है, सिगार देखा ना सबने, ये सिगार है, ये इसका फिल्टर, ठीक। अब इमेजिन करो कि ये जो सिगार है, इस सिगार को बनाने में जो मेटेरियल यूज हुआ है उसकी जगह क्या यूज करेंगे, ये वाली चीजें जो चरक ने लिखी। और मेथड भी बदलेगा, बिल्कुल सिगार नहीं बनेगा ऐसा, हुक्का बनेगा इसमें। हरेणु प्रियंगु पृथ्वी का केसर न बेर चंदन, ये सब लिखे हुए, लेकिन आप जो मैं मार्क कर पा रहा हूं उन पर ध्यान। त्वग एला, चंदन, गुग्गुल, अगरू, शर्करा, चीनी, नग्रोद, उदुम्बर, अश्वत्थ, प्लक्ष, लोद्र, त्वक, ये सारी सीरी वृक्ष कषाय, ये गोंद पड़ा सर्ज रस, ये पड़े गोंद श्री वेष्टक सल्लकी। कुल मिला के बहुत सारे जो द्रव्य है उनका चूर्ण प्लस बाइंडर, बाइंडर होता है ना जो टैबलेट बनाती है तो उसमें कुछ गोंद जैसा डालती, तो बाइंडर के तौर पर ऐसी चीजें ली है जो वात का शामक भी हो, मतलब उनमें औषधीय गुण भी हो, बाइंड का भी काम। तो यहाँ श्रीवेष्टक, शल्लकी और सर्ज रस, इस तरह की चीजें ली, प्लस साथ में क्या लिया, गुग्गुल, शर्करा, चंदन, और क्या लिया, एला, त्वक, जो गरम मसाले टाइप के होते हैं जिनमें सुगंध, क्योंकि वात कफ शामक होते हैं। अब बात को सुनो, इन सबको लिया और जैसे रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं वैसे मिक्स किया, तो गोंद के साथ में पाउडर मिक्स होगा तो चिपचिपा पेस्ट बनेगा, जैसे कोलगेट होता है वैसे। अब अपने को बनाना है हुक्के के लिए, उसके होल्डर में फिट होने के लिए धूमवर्ती। तो हुक्का साहब ऐसा समझो, ऐसा एक एपरेटस है, इस एपरेटस में इस जगह पर एक होल्डर लगा हुआ, और इस होल्डर के अंदर किसको फिट किया जाता है, धूमवर्ती। तो जो धूमवर्ती है वो कहाँ आएगी, इस होल्डर में। अब मैं इसको रेड कलर से बना रहा हूं धूमवर्ती, और जैसे इसकी शेप है वैसा बना रहा हूं, जूम कर देता हूं, इजी हो जाएगा। ये धूमवर्ती है। तो यहां ये जो पूरा एपरेटस है, अब आप कहेंगे कि भाई इसमें फिर धुआं कहां से आएगा, तो इसके जो आगे वाला पोर्शन है ना, ये धूमवर्ती का, इसको सुलगा देंगे जैसे सिगरेट को जलाते हैं बस, और इसके पीछे का जो पोर्शन है यहां से पाइप से जोड़ देते हैं। ठीक, अब देखो क्या है, ये बन गया आपका धूम नेत्र, और यहां लगा होता है नेट। ताकि इस धूम नेत्र से जो धुआं आए खींचते टाइम वो बाहर, और ये जो धुआं है ये इस ट्रैक को फॉलो करता है, जो पाइप का ट्रैक। क्लियर है? तुम क्या बना रहे हो, तुम ये जो रेड वाली धूमवर्ती है ये बना रहे हो, धूमवर्ती।
धूम नेत्र। और ये जो बना है पूरा एपरेटस, ये क्या है? धूमपान यंत्र। अब बाकी सब चीजें तो सेम ही रहती है तीनों धूमपान में, खाली इस धूमवर्ती के द्रव्य चेंज होते हैं कि आपको प्रायोगिक कराना है, स्नेहिक कराना है, विरेचनिक कराना है, समझ रहे? इसके आधार पर अपन अलग अलग 3 प्रकार के धूमवर्ती के द्रव्य जो यहां लिखे हुए हैं, ये सब क्या है? ये प्रायोगिक धूमवर्ती के द्रव्य। अब प्रायोगिक धूमवर्ती के द्रव्य बता के और धूमवर्ती के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो सारी याद दी। तो ये सारे द्रव्य हो गए। फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे, लिखा वर्ती यव सन्निभ। शेप कैसी होनी चाहिए? यव आकृति, ऐसी। अगर इसको अपन ठीक से देखें जूम करके धूमवर्ती को, तो एक्चुअल में ये होती है, शेप तो ऐसी होती है, लेकिन ये ऐसी होती। अगर ये ऐसी नहीं होती, आगे से सुलगती रहेगी, पीछे धुआं तो आएगा ही नहीं ना मेडिसिन का। यहां से सुलग रही है, हुक्के के अंदर फिट कर रखी, होल्डर में खींच रहा पाइप लगा के, लेकिन पीछे धुआं कैसे आएगा? अगर इसके अंदर बीच में छेद नहीं हुआ, इसके बीच में छेद हो, पूरा ट्रैक है। अब ये ट्रैक बनाने के लिए धूमवर्ती जब बनाएंगे तो एक जुगाड़ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एक लकड़ी का डंठल लेंगे, कितने अंगुल का? 12 अंगुल सरकांड की लंबाई। 12 अंगुल लिया, लेकिन अपने को कितने में बनाना है? धूमबत्ती कितने कितने अंगुल की बनानी? 8 अंगुल की। 2 अंगुल इधर छोड़ देंगे, 2 अंगुल इधर छोड़ेंगे, 2 अंगुल इधर छोड़ देंगे। अब जो पेस्ट आपने बनाया है उसका लेप करेंगे इस पे। एक बार लेप किया, सूखा दिया, जैसे वो सूखा फिर वापस लेप दूसरी बार। फिर 3 बार, तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर 5। ऐसा करते हुए अपने को इस बात का ध्यान रखना है, इसकी जो शेप है वो ऐसी। पांच बार उस मसाले का लेप किया इस लकड़ी के ऊपर, सूखा सूखा के, ये धूमबत्ती बन गई। अब जैसे ये बन गई तो अपन क्या करेंगे, इस सरकांड की लकड़ी को बीच में से निकाल लेंगे। बहुत केयरफुल निकालना होता, नहीं तो टूट जाएगी। कुछ लोग क्या करते हैं, इस लकड़ी के ऊपर कपड़ा लपेट देते हैं, फिर ये द्रव्य लपेटते, इजी हो जाता निकल, नहीं तो ये लकड़ी के चिपक जाता मेटेरियल। अब आपने जो ये धूमवर्ती है, ये कैसी बनाई है? यव आकृति की वर्ती। यही कुछ ना एग्जाम में, धूमवर्ती की आकृति क्या? यव। कितने प्रमाण की? 8 अंगुल लंबाई। क्या मोटाई? अंगुष्ठ प्रमाण की, अंगूठे जितनी मोटी। सरकांड की लकड़ी कितनी? 12 अंगुल की लकड़ी का सरकांड, मतलब डंठल। ये सारे क्वेश्चन। अब आ जाओ श्लोक में पढ़ाता हूं, समझ में। ये सब मिलाए, वर्ती यव सन्निभम, यव जैसी दिखने वाली, अंगुष्ठ संमिता, मोटाई अंगूठे जितनी, लंबाई कुर्याद अंगुष्ठ, सॉरी कुर्याद अष्ट अंगुल सम, 8 अंगुल। फिर क्या लिखा है? शुष्का निगर्भाम तावर्ती धूम नेत्र अर्थ। जब वो सूख जाए, निगर्भा मतलब
उसको निकाल लिया डंठल और डाल दिया किसमें, धूम नेत्र। स्नेहात्म अग्नि संपुष्ट, उस पर आगे थोड़ा सा ऑयल डाल दो या पहले उस पर पूरी पे ऑयल लगा दो और फिर उसके आगे लाइटर से उसको जला दो। जला दो इन सेंस आग नहीं लगानी, जब वो आगे सुलग जाए बीड़ी की तरह, सिगरेट की तरह, वो छोड़ दो उसको। और फिर दूसरी तरफ से जो पाइप लगा उसे क्या लिखा, पिबेत प्रायोगिकी, पीना चाहिए इस प्रायोगिक धूम। अब प्रायोगिक धूमपान बन गया, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि 5 बार लेप का कहीं नहीं आया, 12 अंगुल की सरकार की लकड़ी का कहीं नहीं आया। विमर्शना है, वाग्भट बोलते हैं पंचकृतम प्रलेप, वाग्भट के अनुसार कितनी बार लेप करें, 5 बार। ठीक, इसके अलावा सुश्रुत लिखा है कि प्रायोगिक धूमपान की जो वर्ती बनाते हैं उसमें कुष्ठ तगर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इन 2 ड्रग्स को अवॉइड करना चाहिए। तत्र एला आदि नाम कुष्ठ तगर वर्जित, तो एला आदि और कुष्ठ तगर वर्जित। ठीक, कितने अंगुल की लकड़ी, 12 अंगुल की, 12 अंगुलम सरकांड, और उसके ऊपर 8 अंगुल पे कपड़ा लपेट दो और उस 8 अंगुल के ऊपर ही यव प्रमाण में वो लेप लगाओ। ठीक, चलिए अब बाकी सारी प्रोसेस तो सेम है, लेकिन यहां पर जो स्नेहिक वर्ती है उसके द्रव्य में स्नेह होगा, जैसे वसा, घृत, मधुचिष्ट मतलब मोम। ठीक है, और जो वैरेचनिक है उसमें उष्ण तीक्ष्ण चीजें होगी, जैसे श्वेता, ज्योतिषमती, आपने दूसरे चैप्टर में पढ़े। हरिताल और मनीषिला ये दोनों ही आर्सेनिक के कंपाउंड है, बहुत उष्ण तीक्ष्ण होते हैं। ये शिरोविरेचन। नोट, चक्रपाणी के अनुसार अगर प्रायोगिक धूमवर्ती के निर्माण कुष्ठ तगर का प्रयोग कर लिया जाए, तगर जो है उसका एक पर्याय और है नत, तो लिखते हैं कि नत कुष्ठे श्राव्यो धूमवृत्ति प्रयोजिते मस्तुलुंग विशेषेण तस्मात् नेव उत्पज्य। चक्रपाणी बोलते हैं भाई बहुत गर्म होते हैं तगर और ये कुष्ठ, इसलिए गलती से भी प्रायोगिक धूमवर्ती में या धूमवर्ती में भी, मतलब धूमवर्ती निर्माण में कभी भी नत और कुष्ठ मतलब तगर कुष्ठ का प्रयोग मत करना, नहीं तो सीएसएफ जो है, मस्तुलुंग मतलब सीएसएफ, उसका सीक्रेशन होने लगेगा ऊर्ध्वांग के छिद्र से। ऐसी बात चक्रपाणी। चलिए, सो बेसिकली सुश्रुत का जो कोटेशन है उसकी व्याख्या है। नेक्स्ट, धूमपान के लाभ याद करो बच्चों, जिस दिन आपको चरक सूत्र 2 स्टार्ट किया था तो वहां शिरो विरेचन के 25 द्रव्य दिए हुए थे, 25 द्रव्यों का संग्रह था, पंचकर्म के द्रव्यों के संग्रह। और मैंने वहां आपको एक लाइन याद करने के लिए बोला था, मैंने कहा था अपमार्गस्य बीजानि पिप्पली मरीचानि विडंगानि यथ सिद्रुणि सरसपांसि तुमुरुणि, ये द्रव्य शिरो विरेचन के द्रव्य। और इन शिरो विरेचन के द्रव्यों की पहली लाइन को याद करना था, क्योंकि आगे अपना शिरो विरेचन मार्क है उसमें भी काम आएंगे। वहीं पर जब शिरो विरेचन के द्रव्य एंड हो रहे तो उसके लास्ट में एक लाइन थी, गौरव शीर्ष शूलम पीन से अर्धाव भेद, तो वो लाइन शिरोशूल में भी आती है चरक में और धूमपान में भी आती है, कोई माइनर डिफरेंस होगा, आप दोनों को जाके मैच कर ले। नेक्स्ट, धूमपान के और लाभ सुनिए। खालित्यम पिंजरत्वम च केशानाम पतनम, किसी के बाल गिर रहे हो, सफेद हो रहे, पीले हो रहे, गिर रहे, उसमें काम। अब ये लाइन आएगी एग्जाम और ऑप्शन आएगा धूमपान, सिर पर तेल धारण या मूर्ध तेल, समझ रहे हो, दातुन, कान में तेल डाल, 4 ऑप्शन। कर्ण तर्पण के लिए स्नेह गंडूस दे देगा ऑप्शन। सो बेसिकली आलित्यम पिंजरत्वम च केशानाम पतनम तथा, ये धूमपान की प्रशस्ति है और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, थोड़ा सा नीचे जाओगे, मैंने आपको स्टार्टिंग कहा था धूमपान स्पेसिफिकली किस पे काम करता है, ऊर्ध्व जतुर्गत वात कफज विकारों, न च वात कफात मनो बलिनो अपि ऊर्ध्व जतुर, ऐसा कोई वात कफज रोग नहीं जिसको धूमपान उसमें हेल्प नहीं कर सकता।
तो क्या लिखता है, ने च वात कफ आत्मनो बलिनो अपि ऊर्ध्व जत्रुगत, मिला, ऊर्ध्व जत्रुगत वात कफज रोगों में काम करता। अभी अपन आगे नस्य पढ़ेंगे, तो नस्य में जो लाइन आएगी उसमें ओनली ऊर्ध्व जत्रुगत आएगा। और चूंकि ये लाइन तीनों आचार्यों ने लिखी है, चरक शिष्ट वाग पर चेंज हो जाता है लिखने का पैटर्न, बात हुई है, वात कफ ऊर्ध्व जत्रुगत शब्द आते हैं, ओनली ऊर्ध्व जत्रुगत शब्द आए चरक में तो नस्य के लिए लाइन, और ऊर्ध्व जत्रुगत पर्टिकुलरली वात कफज विकार ऐसा है तो फिर धूमपान है, चरक शिशुद्ध वाग पर 3। आई बात समझ में? अरे बात पल्ले पड़ रही, शुभ्रा, शिफा, चेष्टा, बात पल्ले पड़ रही है ना? अगर कहीं पर कोई बात समझ नहीं आई है तो पूछ लेना, चैट में डाल देना, मैं जब पढ़ूंगा तब आंसर बता दूं। तो धूमपान वाली पिक्चर समझ में आई कि नहीं आई? अरे भाई, धूमवर्ती कैसे बनेगी, क्या उसका प्रमाण होगा, कितनी बार लेप करेंगे, लकड़ी कितने प्रमाण की होगी, धूमवर्ती की मोटाई क्या होगी, समझ रहे हैं? बात समझ में आ रही? अब सुनो, अब देखते हैं तुम्हारा IQ कितना। सुनो बात, मुझे एक जरा सी बात बताओ, जैसे अब कहाँ गया, अभी तो बनाया था ना, ये रहा। मान लो आपके पास में 3 धूम है, मतलब 3 प्रकार के धूम, एक है स्नेहिक, एक है वेरेचनिक, या उसी पैटर्न चलते हैं, वेरेचनिक, स्नेहिक और प्रायोगिक। मैं अगर कहूं कि इस धूम नेत्र की, इस ट्यूब की, मतलब धूम नली, नेत्र क्या सारों, नेत्र तो आगे होगा ना, धूम नली की लंबाई, या धूम नेत्र के, ठीक है, धूम नली या धूम नेत्र की लंबाई अगर अपन बढ़ाएं तो पीने वाले को जो धुआं है वो माइल्ड होगा या तीक्ष्ण होगा, और उसको जो स्मोक आएगा वो मृदु टाइप का होगा या तीक्ष्ण टाइप का होगा, अगर नली की लंबाई बढ़ाई। जैसे एक आदमी यहां बैठा है, 5 मीटर की उसको धूम नेत्र, धूम नली दी, तो जो धुआं 1 मीटर में आ रहा था उसके कंपेयर में मृदु होगा या तीक्ष्ण होगा? मृदु होगा ना, ठीक है। इस अब सुन लो, इन तीनों में सबसे मृदु धूम है प्रायोगिक, उससे थोड़ा हार्ड है स्नेहिक, और वेरेचनिक वाला तो निश्चित रूप से जिससे आंखें बहने लग जाए, नाक में से पानी निकलने लग जाए, उतना तेज। तो सबसे कम लेंथ किस में हो, सबसे कम लेंथ इन तीनों में से किस में होगी धूम नली? सोचो ना, बुद्धि जोर डालो, सबसे कम लेंथ किस में होगी? सबसे कम लेंथ, सबसे कम लेंथ, यस, वेरेचनिक। अरे सालो, जितनी कम लेंथ उतनी धुआं तेज, और तेज किस में चाहिए? वेरेचनिक। तो इसकी लंबाई होती है, इसमें जो लंबाई होती है धूम नेत्र की या धूम नली की होती है 24। स्नेहिक 32 और प्रायोगिक 36। तो वेरेचनिक सबसे कम, प्रायोगिक, सॉरी, स्नेक दूसरे नंबर है, प्रायोगिक तीसरे नंबर, 24, 32, 36। क्लियर है? चलो, अगर ये बात क्लियर है तो फिर अब तो कुछ बचा ही नहीं। चलिए, ये हो गया था अपना। अब प्रायोगिक धूमपान के कारण, सीधा आंसर है कितने? 8। ER टाइप का कुछ नहीं बनेगा यहाँ पे कि प्रायोगिक धूमपान इन्हीं काल पे पिलाया जाता है, क्योंकि उस क्योंकि का भी आंसर। पहला प्रश्न है, प्रायोगिक धूमपान के चरक ने कितने काम?
8। प्रयोग पाने तस्य अष्टौ काल। ए, प्रायोगिक धूमपान के चरक ने 8 काल बताए। आर, रीजन, वात श्लेष्म उत्क्लेश कालेषु ही लक्ष्यते, क्योंकि इन कालों में वात और कफ का उत्क्लेश होता है। वात और कफ पर्टिकुलरली कुपित होते हैं, और प्रायोगिक धूमपान वात कफ शामक है, इसलिए इन कालों में प्रायोगिक धूमपान का प्रयोग करना चाहिए। बात पहले पढ़ी? अरे हाँ ना बोल भाई। अब वो काल देखो 8 कौन से लिखा है? स्नात्वा, भुक्त्वा, समुल्लिखित मतलब उल्टी करने के बाद, वमन के बाद, सुत्वा छींक, दंत निग्रशम दांतुन, नावन अंजन, निद्रांते नींद से उठने के बाद। अब ऐसे तुम याद करोगे तो बावड़े हो जाओगे। अपन बना देते हैं एक पेशेंट, और ये है थोड़ा कभी खुशी कभी गम। पहला, 1 बराबर सिर, इसलिए 1 तो अपन याद रखेंगे सिर स्नान के बाद। क्लियर है? और इस आदमी की नासा कितनी होगी? नासिका 2 ना, और 2 ही आंखें। अब देखो 2 आंखें, आंखों से संबंधित 2 काल, ठीक है सर। फिर 2 ही नासिका क्षेत्र है, तो नासा से रिलेटेड भी 2 चीजें होंगी, और बाकी बच गए तीनों मुख से संबंधित। अब देखते हैं क्या आंखों से संबंधित क्या था इनमें। अंजन, अंजन आंखों से संबंधित है, और निद्रा। अंजन के बाद और निद्रा के बाद नाक से संबंधित क्या था? एक तो छींक, और एक नस। मुंह से संबंधित 3 कौन से? भोजन, चलो सीक्वेंस लिखता हूं तुम्हें अच्छा लगता। दांतुन, दांतुन करके भोजन, और भोजन के बाद हुआ वमन। दांतुन के बाद, भोजन के बाद, और वमन के बाद, ये हो गए 8 काल प्रायोगिक धूमपान। अब रटना मत, सिंपल है। सिर एक होता है, एक सिरे स्नान, आयुर्वेद स्नान को सिरे स्नान, सिर से पानी डालते। 2 आंखें, आंखों में अंजन, और एक अंजन के बाद एक नींद सूखने के बाद। 2 नासा छिद्र, एक नस से, एक छींक, दोनों के बाद बच गए 3, दांतुन, भोजन, वमन, इन तीनों के बाद। बात पहले पड़ गई? अरे हाँ कि ना बोलते दूसरे, अरे बोलते भाई। चल आगे सुन, ये लाइन वापिस आ। वात कफ आत्मनो न भवन्ते उदजित, तो कुछ चरक में 2 बार आई है, सुषुप्त में लिखी हुई है, वाग्भट में इस लाइन जाने का चांस है। तो वात कफ प्लस ऊद जत्र को दिखते ही धूमपान। चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ते। कौन सा धूम कितनी बार? और थोड़ी बुद्धि लगा। प्रायोगिक धूमपान के टोटल काल है 8, लेकिन 8 के 8 में थोड़ी पीना, मेडिसिन है ना, सिगरेट थोड़ी है। तो प्रायोगिक धूमपान जो है वो दिन में 2 बार पी लेना चाहिए, 8 में से किसी 2 का। वैसे ही आगे बताया हुआ। अब अपन पढ़ेंगे ट्रिक्स। कैसे? मैंने आपको अभी समझाया था पिछले पेज पे, धूमवर्ती की लंबाई, ये
तो जब भी धूमवर्ती की लंबाई आपको ज्ञात करनी हो तो उसमें ट्रिक लगती है VSP। चौबीस, 32, 36 धूमवर्ती क्या, धूम नली की लंबाई। क्लियर। लेकिन जब आपको धूमपान के काल पता कर, ट्रिक लगेगी विप्रास, मतलब सीक्वेंस ये रहेगा। और जैसे याद करने के लिए जो ट्रिक बता रहा हूं वही रखना, अपनी बुद्धि से ट्रिक चेंज मत करना, नहीं तो ना इधर के रहोगे ना उधर। तो जब भी धूमपान के काल पता करने हो विप्रास ट्रिक को फॉलो करें। जैसे अच्छा, दूसरा लिखना किस तरफ से, इधर से 1 2 3 4 ये चरक। कुल काल प्रायोगिक धूमपान के 8 है, पहला आंसर भी 8। लेकिन एक दिन में प्रायोगिक धूमपान कितनी बार पीना चाहिए, तो आंसर होगा 2। क्यों, स्नेहिक दिन में 1 बार, प्रायोगिक दिन में 2 बार और वैरेचनिक 3 से 4 बार। अगर यहां तक की बात पल्ले पड़ गई है तो आगे बढ़ते हैं बाबू, और तब उस बात का आएगा आनंद। ये देखो विप्रास वाली ट्रिक लिखी हुई है। तो बाबू धूमपान के काल में हमेशा ट्रिक चलेगी विप्रास की, और उसका जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको याद रहे, इजीली याद रहे, इसलिए आपको फिलिंग करनी इधर से 1 देन 2 देन 3 4। ये हो गया आपके चरक और अष्टांग करते धूमपान में एक दूसरे, मतलब चरक ने कॉपी करा है, चरक को कॉपी करा हृदय ने पूरा 100%। चरक पूछे थे, अष्टांग हृदय पूछे, तब तो घबराने की जरूरत नहीं, एक ही दोनों। संग्रह पूछेगा तो बात अलग। तो विप्रास वाली ट्रिक है धूमपान के काल ज्ञात करने की, तो 1 2 3 4। अब लास्ट वाले में चरक ऐसे बोल देते हैं कि वेरेचनी 3 से 4। क्लियर। अब आते हैं सुश्रुचि पे। अब चरक की जो धूमपान के काल है ना, उनको जोड़ नहीं सकते क्योंकि लास्ट में 3 4 कर दिए, तो इसके कुल काल नहीं बता सकते 3 जोड़े कि 4 जोड़े। लेकिन सुश्रुत और संग्रह ने अपने अपने श्लोक में लिखा कि कुल धूमपान के काल इसके तो कितने 12, और इस भाई के होते हैं 24। कैसे हुए, 5 4 9 9 3 12, 11 8 19 19 5 24। ठीक। चलिए अब ये इंडेक्स कैसे बनेगी, आप कैसे बनाना सीखेंगे ताकि आपको सब याद हो जाए इसमें इजीली। तो इनिशियली आपको 1 से स्टार्ट करना, विप्रास लिखना है ऐसे स्टार्ट करना है राइट अपर कॉर्नर से 1 2 3 4, चरक तक आ गए, चरक का पूरा हो गया पूरा स्लो। अब आपको 3 से स्टार्ट करना वापस शुद्ध में 3 4 5। सो बेसिकली आपका जो पैटर्न है, अगर मैं इस टेबल को साइड में रख मैं बनाऊंगा इससे, तो आपका पैटर्न क्या रहेगा, चरक से स्टार्ट करेंगे, इस कोने से इधर आए, फिर आप सुश्रुत के लिए शुरू करेंगे 3 से इधर जाएंगे। ठीक। और फिर आप वाग्भट के लिए शुरू करेंगे वो ऐसे,
तो बेसिकली ऊपर वाली जो टेबल है वो एक चरक वाली अपोजिट में, बाकी दोनों लेफ्ट टू राइट। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4। उसके बाद में आगे क्या चलोगे? बहुत ईजी है, फर्स्ट टाइम थोड़ा सा लग सकता है कि समझ नहीं आ रही है या क्या कॉम्प्लेक्स हो रहा है, लेकिन ठीक से देखना। अब 3 से चालू कर रहे हैं अपन, 3 4 और 5, और वाघबट की वैसे ही चलेगी तो 5 में खत्म किया तो 5 से शुरू करेंगे। 5 3 8 3 11, ये याद करने के लिए 3 3 जुड़ते हैं वाघबट में तो आ जाए। तो 5 8 11 है वैसे, अगर तो 3 वाला लफड़ा नहीं भी रखते। सो बेसिकली 1 2 3 4, 3 से स्टार्ट करना शुरू, 3 4 5। ओके, वाघबट 5 से 5 8 11, वाघबट मीन संग्रह। बात समझ में आई? जोर से बोलो, अरे बात समझ में आई क्या? सारे गूंगे मेरे बच्चे, सारे के साथ बोलो बोलो बोलो, अरे बोल भाई। ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? विप्रास वाली ट्रिक धूम नेत्र निर्माण के लिए, वो धूम नली की लंबाई के लिए, और धूमपान, उल्टा बोल गया ना, विप्रास वाली ट्रिक धूमपान के काल के लिए, और धूम नेत्र या धूम नली की लंबाई के लिए वीएसपी। बात पहले पड़ गई। चलो अब इनको काउंट कर। ये आया था राजस्थान पीजी के अंदर 2015 में, ये अष्टांग संग्रह वाघबट लिखा था उसने, वाघबट के अनुसार प्रायोगिक धूमपान काल। अब वो कोइंसिडेंटली 8 है, तो अगर अब वहां पर ऐसे है ना, वाघबट सुश्रुत ने चरक की तरह अलग से प्रायोगिक काल नहीं दिए, यही है। चरक में तो प्रायोगिक के अलग से काल दिए हुए ना, तो क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकता है चरक से कि प्रायोगिक धूमपान के कितने काल बताएं एक दिन में चरक ने, तो 2 जाएगा। प्रायोगिक धूमपान के चरक ने कितने काल बताए, सीधा आंसर 8। प्रायोगिक धूमपान के चरक ने कुल कितने काल बताए, 8। सिर्फ ये लिखा हो ना एक दिन में प्रायोगिक धूमपान के चरक ने कितने काल बताए, तो ही आंसर प्रायोगिक धूमपान का 2 जाएगा चरक के केस में। बाकी चरक हृदय दोनों के केस में प्रायोगिक के सारे आंसर 8 है। एक ही दिन में पूछे तो 2, और इनके तो यही से जाएंगे। सुश्रुत के अनुसार प्रायोगिक धूमपान काल 4, अष्टांग संग्रह वाघबट के 8। ठीक है, चल आ जाओ। अब ये वो श्लोक है जिसमें आप चलते हो 1 2 3 4। ठीक है, परम दुकाल पाई शाद अहन प्रयोग, प्रायोगिक 2 बार, मैक्सिमम स्नेहिक तू एकम, स्नेहिक वैरच्य त्रिचतु, वैरच्य बंद हो गया विप्रास। नेक्स्ट, धूमपान के सम्यक योग के लाभ। कॉमन सेंस है यार, धूमपान जो है ना वो ऊर्ध्वांग में जो कफ है जमा हुआ उसको बाहर निकाल। वात कफ नाशक है, क्योंकि कब बाहर निकलती वात का अनुलोमन चालू हो जाता है। तो लिखा हृदय कंठ इंद्रिय शुद्धि लाघवम शीर्ष, यहां से ऊपर ऊपर होगा, इससे जो होगा हृदय स्मोक करेगा ना पफ, हृदय यहाँ जो कफ जमा हुआ पूरे प्रदेश में वो, फिर कंठ, फिर इंद्रिय, और फिर सिर। तो ये वाला सारा मामला हल्का हो जाएगा, लघुत्तम मिला। चलिए नेक्स्ट, अकाल और अतिपीत धूमपान के लक्ष्य। यहां से भी राजस्थान पीजी 2015 में क्वेश्चन आया था, बात करेंगे। ठीक है, बाधिर मांदम मूकतम रक्त पित्तम शिरोभ्रम। अब यार जो ठीक हो रहा था वही तो खराब होगा अगर सही तरीके से नहीं पियोगे या ज्यादा पियोगे, क्योंकि इफेक्ट तो वही होना है। तो आपने देखा कि इंद्रिय जो है वो सारी बहुत सही रहती है धूमपान से। सालों सिगरेट मत पीना शुरू कर देना, ये वो धूम्रपान नहीं है टोबैको वाला, ये मेडिकेटेड धूम है ना, और इसका उससे कोई लेना देना नहीं। बाधिर्य मांदम मूकत्वम, अब सोचो बाधिर्य मतलब सुनाई नहीं देना, आंधत्व मतलब दिखना नहीं, मूकत्वम मतलब बोल नहीं पाना, रक्त पित्तम ब्लीडिंग होना, शिरोभ्रमम चक्कर आना, हाइपोक्सिया हो गया, अकाले चे अति पीते तुम्हें। सो बेसिकली जो चीजें ठीक हो रही थी खराब हो रही, क्योंकि इंद्रिय ठीक हो रही थी, सिर ठीक हो रहा था। अब ज्यादा पिएंगे तो गर्म होता है, पित्त प्रकोप ब्लीडिंग स्टार्ट करती है, और इंद्रियों में धुआं भर गया सब जगह, आंखों में, कान में, नाक में, गले में, तो बोल नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा, दिख नहीं पा रहा, और ज्यादा इरोजन होगा तो ब्लीडिंग। और
ज्यादा धूम्रपान करने से क्या होगा, लंग्स के अंदर धुआं धुआं भर गया, तो ब्रेन में जो ब्लड जाएगा उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम होने लग गया, ऑक्सीजन लेवल कम होते ही चक्कर आएंगे। बेसिकली उसमें जो है वो कार्बन डाई मोनोऑक्साइड वाली जो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनने लगता है, तो वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती नहीं उसकी, मतलब इतनी होती नहीं उसकी, इस चक्कर में शिरोभ्रमण। क्लियर है? तो अकाल और अति दोनों की वजह से ऐसा हो रहा है, बाधिर्य मांद्यम मूकतम रक्त पित्तम शिरोभ्रमण। नेक्स्ट, क्या चिकित्सा करें? बहुत आसान। देखो ये पक्की बात है कि अकाल या अति धूमपान की स्थिति में पित्त तो कुपित हो गई, क्योंकि धूमपान ओनली वात कफ का शामक है, लेकिन वात कफ का शामक और पित्त का प्रकोपक भी तो है, और ज्यादा पी लिया तो पित्त का प्रकोप तो भयंकर हो गया। तो सब तीन कंडीशन यहां दी है, तीनों में एक चीज कॉमन है, पित्तवर्धन पित्तवर्धन पित्तवर्धन। डिपेंड क्या करता है, पित्त के साथ क्या वात बढ़ रही है। अगर पित्त के साथ वात बढ़ रही है इन व्यापदों में, तो सीधा ही उसको घृत पान कर। अगर पित्त के साथ रक्त भी कुपित हो रहा है तो घी को और ज्यादा ठंडा करके दे, मतलब शीतल द्रव्यों से सिद्ध करके। और अगर पित्त के साथ कफ कुपित हो रहा है तो घी की स्निग्धता यहां पर कफ को और बढ़ाएगी, इसलिए घी को पहले रुक्ष द्रव्यों से सिद्ध कर दे, बाकी घी अपने गुणों से पित्त का शमन कर देगा। और चूंकि घी रुक्ष द्रव्यों से साधित है तो उसकी स्निग्धता डिक्रीज कर रखी है, तो वो कफ को नहीं बढ़ाए। तो रुक्ष द्रव्य विद घृत, अगर अति पीत या अकाल पीत धूमपान में कफ पित्त प्रकोप। अगर रक्त पित्त का प्रकोप है तो दोनों ही उष्ण है, तो और ज्यादा ठंडा चाहिए। अकेले पित्त को तो घृत निपटा सकता है, लेकिन साथ में रक्त भी है तो घी को भी शीतल द्रव्यों से सिद्ध करो। और वात पित्त नाशक तो घृत होता ही है बाबू, तो वात पित्त बराबर सर्प। ठीक, नेक्स्ट आगे दी। अच्छा ये यहां पर यही लिखा हुआ, ठीक है, तत्रिष्टम सर्पीपानम नावनम अंजनम स्नेह के धूमजे दोषे वायु पित्त अनुगो। यदि वात और पित्त है तो सिर्फ सर्पी का प्रयोग करो, पान में, नावन में, अंजन में, तर्पण। ठीक है, यदि रक्त पित्त कुपित है तो घी को शीतल करो, और अगर श्लेष्म पित्त कुपित है तो विरुक्षण। नेक्स्ट, धूमपान किसको नहीं करना? कॉमन सेंस है, बात समझ में आइए। धूमपान पित्त बढ़ाता है, ब्लीडिंग कराता है अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में, ऑक्सीजन लेवल कम करता है। इसका मतलब जिन लोगों में पहले से ही वॉल्यूम कम है, ब्लड कम है, जो हाइपोवॉल्यूमिक है, जिनका ब्लड कम, जो वीक है, जो अंडरवेट है, और सबसे बड़ी बात जो पित्तज व रक्तज रोगों से पीड़ित है, उनमें धूमपान नहीं कराएंगे। चलो अब अगर अपन लॉजिकली नहीं पढ़ेंगे, सब रखना पड़ेगा। लॉजिक से पढ़ोगे एक भी नहीं रखना, कॉमन सेंस लगाओ। पहली बात ये सबको पता होना चाहिए, धूमपान वमन कर्म के बाद करवाते हैं, पंचकर्म, ताकि जो बचा हुआ कफ है ऊर्ध्वांग में उसका शमन हो जाए, वो धूमपान से निकल जाए, बाकी तो वमन से निकलेगी। तो लिखा न विरिक्तम पिबेत। अब विरेचन करवाया क्यों था? पित्त के शमन के लिए। विरेचन करवा के धूमपान करोगे, पित्त फिर बढ़ा दोगे, इसलिए विरेचन के बाद धूमपान नहीं, और न ही बस्ती के बाद। सो बेसिकली धूमपान वमन की बात है, तो न विरिक्ते पिबेत धूमम न करते बस्ती कर। क्लियर? अब ये चीजें देखना, न रक्ति न विषार्तव, रक्त रोगों से पीड़ित या रक्त पित्त का रोगी, विष से पीड़ित। और क्या लिखा है? न शोक कष्ट न च गर्भिणी, जो पहले से दुखी है, टेंशन में, उसको भी नहीं, और गर्भिणी को नहीं। गर्भिणी तो एनीमिक होती है। न श्रमे, थके हुए को नहीं। न मदे, मद मूर्छा, ये जो रोग होते हैं इनमें पित्त दोष होता है, मतलब पित्त क्या, वो रक्तवाही स्रोत इन्वॉल्व होते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे 24वां चैप्टर। और क्या लिखा? न पित्ते, जो पित्त से पीड़ित है उसको भी। और सुनो, न मूर्छा भ्रम तृष्णा, ये तो कोलैप्स हो रखा पेशेंट डिहाइड्रेशन की वजह से। मूर्छा भ्रम, भ्रम मतलब चक्कर आना, मूर्छा मतलब सिंकोप,
और तृष्णा मतलब प्यास, तो प्यास भी लग रही है, चक्कर भी आ रहे हैं, बेहोश भी हो रहा है। इसका मतलब क्या है, डिहाइड्रेशन में न क्षीणे अपि, सॉरी न क्षीणे न अपि च शत। अब एक होता है टीबी वाला, और एक होता है जिसके चोट लग गई एक्यूट। दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, फेफड़ों में चोट लगती है, ब्लड आता है स्पुटम, और इस डिजीज को शत क्षीण कहते हैं। दो कारण होते हैं, एक सद्य कारण होता है कि कहीं से गिर गया तो उसकी वजह से टीयर कर गया लंग का टिश्यू, तो लंग पैरेन्काइमा के अंदर कोई भी टीयर हो गया, कोई आघात हो गया, उसकी वजह से ब्लड जो है वो स्पुटम में आएगा। ये शत का रोगी, शत मतलब चोट। एक क्षीण, धीरे 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 वीक होता गया, और टीबी के बैक्टीरिया ने अंदर इन्फेक्शन कर दिया, और उस टीबी के बैक्टीरिया की वजह से ब्लड और पस आते हैं स्पुटम। तो न क्षीणे न शत, इसको भी नहीं देंगे। न मध्य दुग्धे पित्वा च न स्नेहम च न च माक्ष, न दारू पी रखी है उसको देना है, न दूध पिए हुए को देना है, न स्नेह पिए हुए को देना है, और न मधु पिए हुए। क्यों नहीं देना है, मधु उष्ण है, मध्य भी उष्ण, और दुग्ध पान और स्नेह पान दोनों ही अवस्थाओं के बाद में शरीर में स्नेहांश की मात्रा बढ़ती। अपन तो शरीर के अंदर के कफ को घटाने के लिए दे रहे हैं, वो रोगी जिसमें दूध पिला रहे हैं, स्नेह पिला रहे हैं, उसके अंदर तो पर्पज क्या है कि उसके शरीर में रुक्षता होगी। आगे न तालु शोषे न तिमिरे सिरसगते न, तालु शोष डिहाइड्रेशन का ही सिम्टम। तिमिर एक्सट्रीम ड्राइनेस की कंडीशन डेवलप होती है, कैटरेक्ट जो डेवलप होता है उसके लिए है, तो ड्राइनेस की वजह से सॉल्ट डिपॉजिट हो जाता है लेंस, यहां भी रुकता है, तिमिर में नहीं देना। सिर पर कोई चोट है तो भी नहीं देना, ब्लीडिंग कर सकता है। और ये लाइन सबसे फेमस, न संख के न रोहिण्याम न मेहे न मदत, न संखक में रोग में न रोहिणी रोग में, न प्रमेय में न मदत। अब दो तो मैं पहले बता देता हूं, तो सीधे समझ आएंगे। प्रमेय में क्या होता है, पोलीयूरिया, पेशेंट बार बार यूरिन के लिए जाता है, तो ये डिहाइड्रेशन में, इसलिए प्रमेय वाले गला सूखता रहता है, मुंह सूखता। और ये मदत, मदिराएं डाययूरेटिक होती है, मैंने आपको बोला था, तो जो क्रॉनिक एल्कोहलिज्म का पेशेंट है वो भी डिहाइड्रेशन में, तो ये मामला भी यहाँ कि जो अंडरवेट है जिसमें वॉल्यूम कम। अब है संखक और रोहिणी, ये शिरो रोग है, जैसे संखक शिरो रोग, रोहिणी तो गल रोग, लेकिन संखक और रोहिणी में मना है। संखक में इसलिए मना है कि शिरो रोग का दुष्य रक्त होता है, और रोहिणी बहुत सीवियर डिजीज है जिसमें गले में इंफेक्शन वगैरह होता है, जिसको आप डिप्थीरिया कहते हैं, तो उसके गले की पहले से ही बैंड बजी हुई, इसकी वजह से और नुकसान नहीं। तो ये लाइन बड़ी फेमस है, ये भी बहुत फेमस है। बाकी कोई भी चीज आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहला मोटिव है रटना रटाना बंद होना चाहिए। ये बात समझ में आ सकती है ना कि धूम्रपान यार पित्त को बढ़ाएगा, उष्ण है, पित्त बढ़ेगा तो शरीर में उष्णता बढ़ेगी, तो जो द्रवांश है शरीर का, जो जलियांश है वो कम होगा। अब जिन लोगों में पहले से ही शरीर में पित्त और रक्त बढ़े उनको नहीं देंगे, जिनके ब्लड निकल रहा है उनको नहीं देंगे, जो वीक है उनको नहीं देंगे, जो डिहाइड्रेशन में उनको नहीं देंगे। बाकी तो वमन के बाद देते हैं, विरेचन बस्ती के बाद नहीं देते हैं, तो विरेचन बस्ती वाले को भी नहीं देंगे। दारू पिया हुआ उसको नहीं देंगे क्योंकि दारू भी उष्ण, ये भी उष्ण। शहद खा रखा है उसको नहीं देंगे क्योंकि मधु जो वो भी उष्ण होता है, ये भी उष्ण। विष वाले रोगी को नहीं देंगे क्योंकि विष अग्नि के समान बोला, पाव को कम। लास्ट में क्या लाइन थी, एक तो लाइन थी न मध्य दुग्ध वाली, जो न मध्य दुग्ध पित्वा, और एक थी न संकके न रोहिण्या न मेहे न। दो लाइनें ठीक से देखनी है, बाकी थका हारा गर्भिणी जो टेंशन में विषार्थ रखती है, शत क्षीण मद मूर्छा तृष्णा भ्रम तालु शोष शिशिर, ये कोई भी कंडीशन आ जाए, अगर बुद्धि से याद करोगे, कंसेप्ट से याद करोगे तो बात समझ में। सर बस्ती के बाद में क्यों नहीं, देखो बस्ती जो है वो वात की चिकित्सा, ठीक है, और वात के स्थान कहाँ होते हैं शरीर में, वात के स्थान कहाँ होते, मध्य देह से नीचे। अब जो धूमपान है उसका इफेक्ट ऊर्ध्वांग के वात कफज रोग होते, इसलिए बस्ती में नहीं देखते। वमन का संबंध ऊर्ध्वांग से है और वमन का संबंध कफ से, इसलिए उसको देखते।
दूसरे तरीके से समझो तो विरेचन जो काम करता है वही निरुबस्ती करती है, जबकि और अच्छे से करती है। हाँ, लेकिन विरेचन की जो स्पेशलिटी है वो पित्त के संदर्भ, क्योंकि दोनों ही कर तो जीआई को क्लियर रहे ना। चलिए नेक्स्ट, शोधन और चिकित्सा का कंसेप्ट क्या है? नजदीकी मार्गों से निकाल, उसका तो इफेक्ट नहीं आएगा ना वहां धूम्रपान का, बस्ती वाली केस। चल बाबू, अब तेरे को बताते हैं, तूने या तेरे साथ वालों ने अगर कभी कॉलेज के बाहर की टपरी सिगरेट के छल्ले उड़ाए, नाक में से धुएं निकाले, तो सुन ले आज। लिखता है घ्राणा घ्राणेन नस्येन कंठस्थे मुखेन घ्राणपूर्वमेत हास्येन धूमम कवलाम पिबेन घ्राणेन न। कह रहा है भली नाक से पी ले, भली मुंह से पी ले, लेकिन धुआं वापस नाक से नहीं निकाल, मुंह से निकाल, नहीं तो क्या नुकसान होगा? आंखें खराब हो जाएगी तेरी। धूमो इंशादी चक्षु से, थोड़ी सी फिजिक्स है इसमें बता दूं क्या? मैं फिजिक्स वाला तो नहीं हूँ, वो तो आयुर्वेद का, लेकिन है इसमें फिजिक्स। देखो ये सिगरेट जो है ना, जो आगे से चल रही है, ये जो इसका धुआं है, ये क्या है? ये अगर इसको अपन धुआं बोल रहे हैं, अगर इसको केमिस्ट्री फिजिक्स साइंस की भाषा बोले तो क्या बोले? हॉट एयर मिक्सचर, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हैं, एयर मिक्सचर डिफरेंट टाइप की गैसेज हैं। और अगर किसी मॉलिक्यूल, कोई मॉलिक्यूल किसी सरफेस पर पड़ा है और अगर उसको हीट मिलती है तो उसकी गति ऊपर की तरफ होगी। क्लियर? जितना उसको हीट मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको उसके ऊपर की तरफ गति। अब जब आप धूमपान धूमपान नासा से कैसे कराते? मान लीजिए धूम ने तरफ इसके इधर से बंद किया, इधर से यहाँ लगाएंगे पफ खींचने के लिए, और मुंह से भी कर सकते, लेकिन निकालना वापस मुंह से। उसका कारण है जब मुंह से धुएं को निकालते हो तो ज्यादा प्रेशर से दूर फेंक पाते हो, ऐसे। नासिका के छिद्र नीचे की तरफ, और ये हॉट एयर मिक्सचर है, ये क्या करेगा कि भाई गर्म गैसेज ही तो है ये, इस मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल ऑलरेडी हीट वाली जगह से रिलीज है, जैसे आप नाक से निकालोगे घूम के ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ऊपर आंखें हैं, और नासा छिद्र जो है वो नीचे की तरफ है, तो ये धुआं यहां से आके वापस यूं जाता है, मुंह से निकला धुआं दूर जाता है, तो आपके आंखों के कांटेक्ट में नहीं आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि नासिका से धूम का वमन करने में क्या हानि है, और बात समझ में आएगी नहीं, फिजिक्स तुमने छोड़ दी मुझे पता है, लेकिन इतनी तो समझ आती होगी ना? बोलोगे? अरे बोलो भाई, ये बात तो पल्ले पड़ी ना कि मुंह से निकालने से नेत्र की हानि नहीं होगी, नासा से निकालने नेत्र की हानि क्यों होगी? मैं तुमको पहले भी कहा है सालों, पैसिवली बात नहीं बनेगी, जब साथ होंगे तो बात बने, और जवाब तो आनी। सो बेसिकली नासिका से धुआं जो है नहीं निकालना चाहिए। मल्टीपल स्टेटमेंट है धूमपान के बारे में। नासिका से धुआं खींच सकते हैं, मुख से खींच सकते हैं, नासिका से निकाल सकते हैं, नहीं, मुख से निकाल। नेक्स्ट आगे बढ़ते, धूमपान के वाग्भट के 6 भेद मतलब अष्टांग संग्रह कौन से? ये सुश्रुत के 5 कौन से? ये रहे। धूमो पंचुत होती, प्रायोगिक स्नेह विरेचनी कासक का। क्लियर है? चलिए, अब धूमपान अगर आपको नाक से करना है तो कैसे करें? तो मोटी मोटी गणित तो ये, एक नासा छिद्र में धूम नेत्र लगा दो, दूसरे को डक लगा दो, मतलब हाथ से बंद कर दो, और आत्मान होके उसको खींचो। चलो, अब आ गए हैं वीएसपी पे, धूम नेत्र या धूम नली की लंबाई। मैंने आपको अभी तक सिर्फ ये पढ़ा है, चरक के हृदय के अनुसार वेरेचनिक स्नेह प्रायोगिक क्रमशः 24, 32, 36। क्लियर है?
सुश्रुत जी भाई साहब, इसको ब्लैक कर देता हूँ, नहीं तो अलग लगेगा। 24 ये बेटा ब्लैक नहीं, सेम हो गई। 24 सबका है, मतलब वैरेचनिक सबका 24, स्नेहिक सबका 32। लेकिन ये तो दोनों रेयरली यूज होने वाले। आचार्य को चेंज कहाँ करना था, जहां उन्हें पता है सबसे ज्यादा कौन सा धूल यूज होता है। राइट, चरक बोला 24 32 36, सुश्रुत जी बोले 24 32 48 48, एंड वाग्भट संग्रह बोला 24 32 40। आज के लिए इतना है। 24 32 24 32 24 32 चरक सुश्रुत वाग्भट मतलब संग्रह। लेकिन यहां 36, यहां 48 और वाग्भट अंकल के 40। बस ये कर दो चीज, ये वाली याद कराना। ये क्या है, VSP। और विप्रास कहां काम आएगी, काल में। धूमपान, तो विप्रास वाला सीन याद कराना, VSP वाला कराना। बाकी का धूमपान पढ़ेंगे कल। और कल की क्लास कोई छोड़ना मत, क्योंकि धूमपान वाला पोर्शन जो पूरा होने वाला है, लेकिन उसके बाद में जो अपना आगे का पोर्शन है वो है नत्स्य का। और वाग्भट का जो आपका ये है नोट्स वाला पेज, उसमें जो धूमपान के लिए दिया वो भी बताऊंगा। फिर उसके बाद में उचित धूमपान और ये सब आगे, उसके बाद में अपन चलेंगे नस्य की तरफ, अणु तेल निर्माण की विधि पढ़ेंगे। फिर दातुन, फिर उत्तम दातुन कौन सी होती है, जीवा निर्लेपन, मुख में सुगंधित द्रव्य, स्नेह गंडूस, फिर सिर पर तेल धारण, फिर कर्ण तर्पण तेल से, फिर शरीर पर तेल मर्दन, फिर अभ्यंग के लिए कुछ लिखा है, फिर पांव पर तेल मर्दन, फिर आ जाएगी शरीर परिमार्जन, स्नान, सुंदर वस्त्र, साफ धुले हुए वस्त्र, डिओड्रेंट्स का यूज, रत्न आभूषण का यूज, पैर और मलमार्ग की शुद्धि, छत्र धारण, शोर कर्म मतलब बाल वगैरह कटवाना, जूते धारण, ठीक, फिर दंड धारण मतलब हाथ में डंडा रखते थे पहले सब। इस तरह से अपना चैप्टर, और मेरी गारंटी है कि इस चैप्टर में से आपके एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न जरूर आएंगे। और आज जो पढ़ा है वो अगर ठीक से याद करोगे, समझोगे, तो ही कल वाली बात समझ में आएगी। मेरे हिसाब से याद करने से तो कुछ है ही नहीं, बात समझ में आनी चाहिए। अगर बात समझ में आ रही है फिर आप रिवीजन कर रहे हो तो याद तो अपने आप हो जाएगा। रटना थोड़ी है कि अरे गुलगुल शर्करा चंदन, फिर क्या था, गुलगुल शर्करा चंदन, ऐसा थोड़ी रटना है। समझ, बाइंडर है, ये चूर्ण है। बाइंडर में क्या क्या था, अरे यार वो निर्यात वाले थे, गुलगुल का भी निर्यात ही तो होता है। ओके, चंदन इलायची खुशबूदार चाहिए थी, और चीनी भी डली, चीनी बाइंडिंग का काम करेगी। जब आप उसको गर्म करोगे चीनी मेल्ट करेगी, समझ गए, चाय समझ जाएगी। तो ये सब अपन कल पढ़ेंगे। तो आज की सभा को देते हैं विराम, कल मिलते हैं इससे आगे। जिन बच्चों ने नया ज्वाइन किया वो मॉर्निंग टाइम में चरक सूत्र 1 से पढ़ना चालू कर दो। मोड 25 मोड 26 दोनों में टारगेट 2026 के नाम से कंटेंट में आपको चरक सूत्र स्थानीय क्लासेस मिलेगी। पहली क्लास से शुरू करो और रोज का काम आज का आज निपटाओ, जैसे आज सोने से पहले ये काम हो जाना चाहिए। इसके अलावा एक बहुत जरूरी बात करनी है आपसे, डीपीपी के बारे में। डीपीपी मतलब डेली अपने जो प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, उसकी। तो डीपीपी का नंबर आज व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं शेयर करवा दूंगा। उस पर आपको जो आपने पढ़ा है आज, उससे 3 क्वेश्चन बनाने। एक, पहला नॉर्मल क्वेश्चन, दूसरा मैच द फॉलोइंग, और तीसरा AR क्वेश्चन। जो भी आप पढ़ रहे हैं उनसे 3 क्वेश्चन बनाने। पैटर्न क्या रहेगा क्वेश्चन का, क्वेश्चन या आपने लिख दिया क्वेश्चन, और वो AR है, मिलान है, जो भी। फिर उसके बाद में नीचे आ गया आपके ऑप्शन। ऑप्शन होने चाहिए 1 डॉट, अब मैं इसको नीचे नहीं ले पा रहा हूं, एंटर लगाती है ऊपर चला जाएगा। 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। फिर आपको 4th ऑप्शन नीचे लिखना है आंसर। अब उसमें आप लिख देना 1 या 2 या 3 या 4, जो भी उसका आंसर, ठीक। उसके नीचे लिखना रेफरेंस ऑब्लिक सॉल्यूशन। उसमें आप लिख दो आपने ये किस
चरक या सूत्र जो भी आप पढ़ रहे हो, उसमें किस जगह से लिया, चैप्टर नंबर दिस, श्लोक नंबर दिस, तो आप लिखेंगे चरक सूत्र 5 जो भी कोटेशन नंबर, वो हर बच्चे को करना है। उसके लिए अलग व्हाट्सएप नंबर है डीपीपी का, उस पर आपको क्वेश्चन भेजना। और इसका बेनिफिट क्या होगा कि जैसे ही आपके ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की लिस्ट तैयार हो जाएगी। समझ पा रहे हैं, मतलब मल्टीपल डायमेंशन से मल्टीपल क्वेश्चन है। और इसका दूसरा बड़ा बेनिफिट ये है कि जब आप किसी पैराग्राफ में से खुद क्वेश्चन बनाओगे तो आप उस पैराग्राफ पे अच्छे समझोगे, तो उसमें कभी कभी जो चीज अपने ध्यान में नहीं आती वो ध्यान में आती। क्लियर है? अरे हाँ कि ना? डीपीपी क्वेश्चन सबको भेजने मस्त है। जो डीपीपी क्वेश्चन नहीं भेजेगा उसको ऐप पर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज नहीं दिखेंगे, ये पक्की बात। मैं ऑफिस वाले लड़कों को बोल दूंगा कि वो देख लेंगे कि कैसे क्या किस किस क्वेश्चन आते हैं, वही हैंडल करते हैं सारा, और वो लिस्टिंग करते हैं। मतलब आप जितने क्वेश्चन भेजेंगे वो सारे उसमें। इसका बेसिक बेनिफिट क्या है कि एक बैच के सारे बच्चे, आज मान लीजिए कि अपन ने 20 श्लोक पढ़े, तो 20 × 3, एक बच्चा, मतलब अगर अपने बैच मान लो कि कितने बच्चे होंगे, जैसे मान लो 200 बच्चे, तो 200 × 3 600 क्वेश्चन अगर आज के उससे बन गए तो फिर क्या बचेगा? तो जो एकता की शक्ति है ना, जो सहयोग की शक्ति वो दिखानी, और ये सब आपको अपने ऐप पे मिलेंगे सॉल्व करने के, क्योंकि एक आदमी इसी बात पे लगा रखा, जो आप क्वेश्चन भेजेंगे उसको फॉर्मेट डाल के ऐप पे डाल, और फिर वो आपको शो होने लगेगा। चरण फर्स्ट पूरी हुई, आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू दिख गया। क्लियर है? किताब सबको पता होगा, विद्योतनी लेनी है जिन लोगों ने किताबें नहीं ली है चरक की, तो मतलब सत्यनारायण शास्त्र, वो काशीनाथ वाली, गोरखनाथ वाली, काशीनाथ पांडे, गोरखनाथ चतुर्वेदी वाली, और सुश्रुत की अंबिका दत्त शास्त्र। चरक सुश्रुत के अलावा अगर आप स्वेच्छा से कोई किताब मंगाना चाहे, नॉट नेसेसरी, कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आपको लगे कि मेरे को शॉर्ट नोट्स टाइप पढ़ने की इच्छा होती है जब मैं डिटेल पढ़ लेता हूं, तो चरक प्रवेशिका, सुश्रुत प्रवेशिका आती है डॉक्टर शंकरलाल गुडर की, अच्छी किताब है उसमें, लेकिन वो सीधी पढ़ने लायक नहीं है। पहला मूल संहिता से डिटेल पढ़ो, फिर उसमें से आप पढ़ोगे तो उसमें से आपको क्या हेल्प मिलेगी, उसमें हर पैराग्राफ के आगे लिखा ये इससे कब कब क्या क्या क्वेश्चन आया वो ये लगा देते। तो आप रोज रूटीन में, जैसा आज ये पढ़ा, इसको प्रॉपर रिवाइज करेंगे संहिता से, फिर सोते टाइम एक बार 10 मिनट देख लेंगे आज वाले में क्या क्या है, तो वो तो बहुत शॉर्ट, लेकिन आपके शॉर्ट नोट्स बनाने वाला टाइम उससे बच सकता है। दिस इज रिकमेंडेड, लेकिन नेसेसिटी ओनली 2 चरक 2 सुश्रुत चाहिए। ये सिर्फ आपके चरक सुश्रुत में पढ़ने में टाइम बचाने के लिए। इसके अलावा वाग्भट काशिप सारंगधर मॉडल कुछ नहीं खरीदना, जो नोट्स में है वही आएगा, और जो आएगा और नोट्स में नहीं है वो किसी को नहीं आएगा, ये गारंटी। 90% क्वेश्चन यही है, अपन को 90% ही करना। अपन 10% इसलिए सोच रहे हैं, उससे 40% सिलेबस कम हो। स्मार्ट पढ़ाई करता, गधे नहीं है बाहर ढोरे, पता ही नहीं, दीवार को धक्का मारने पता कोई सेंस। पढ़ना क्या है इससे ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना, ये पता होना चाहिए, तो सिलेक्शन हो जाता है। क्लियर है? चलिए